ओके गर्ल्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वो है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, हमने सोर्सेज डिस्कस करने हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेफरेंस, इक्विटी, और हमने इसमें और कौन सा डिस्कस करा है, और डिबेंचर्स। हम ये तीन चीजें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, सो फर्स्ट वन यहाँ पे आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? ऐसा पैसा जो आप लोगों ने सेव करके रखा हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पॉकेट मनी है, आप संभाल के रखते हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये आपका रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है द पोर्शन ऑफ कैपिटल, सॉरी, कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। कंपनी का ऐसा पैसा जो आप लोगों ने टैक्स पे करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद अपने पास रखा है, वो है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मतलब कि आपके पास पॉकेट मनी आई, आपने जो खर्चा करना था आपने वो खर्चा कर दिया, उसके बाद मतलब जो जो करना चाहते थे आप कर चुके हो, उसके बाद जो आपके पास अब पैसा बच गया है वो आपका है रिटेन्ड अर्निंग, which is not distributed but are retained for investment purpose। आप लोगों ने उसको भी देना नहीं है कहीं पे, क्योंकि खर्चा मैंने जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ, पर अब मैं इस पैसे को अपने पास संभाल के रखूंगी ताकि अगर मुझे फ्यूचर में जरूरत हो तो मैं इस पैसे को यूज कर सकूं, जिसको आप बोलते हैं ना अपनी सेविंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी सेविंग्स है। सो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने बात करी है मेरिट्स की। इसका क्या क्या फायदा है? मेरिट्स में फर्स्ट वन आता है नो कॉस्ट। नो कॉस्ट का मतलब ये है, देखो, बैंक से लोन लेने जाऊंगी तो क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। डिबेंचर से पैसा लूंगी तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस वालों से पैसा लूंगी तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। कितना ज्यादा खर्चा है। पर अगर मैं अपना पैसा यूज कर रही हूँ, अपनी सेविंग्स को यूज कर रही हूँ, तो क्या मुझे कोई ब्याज पे करना पड़ेगा? नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो कॉस्ट। नो कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस। कोई भी इस तरीके का खर्चा आपको पे नहीं करना पड़ता। सबसे पहला फायदा। दूसरी बात इन्होंने लिखी है नो चार्जेस ऑन एसेट्स। हमने हमेशा बात करी है कि डिबेंचर से पैसा लेना है तो चीज गिरवी रख दो। आप लोगों ने कोई पैसा लेना है तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिल्डिंग, अपनी लैंड, अपनी जो भी है ऐसी चीजें, अपनी एसेट्स को मॉर्गेज कर देते हो और फिर तुम्हें पैसा मिलता है। बैंक से भी लोन लेने जाते हो, अगर 5 लाख से ज्यादा लोन लोगे तो आपको अपने घर के या कोई भी इस तरीके की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। पर क्या अगर आप लोग अपनी सेविंग्स को यूज करते हो तो कुछ रखना पड़ता है? फिर भी नहीं, वो तो मेरा पैसा है। सो कंपनी डज नॉट हैव टू मॉर्गेज इट्स एसेट्स। तो कंपनी जो है वो मॉर्गेज सिक्योरिटी नहीं रखेगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल अगर आप लोग अपनी जितनी भी आपके पास आपका पैसा है, जब आप उसको क्या करते हो? री इन्वेस्ट करते हो। सो यहाँ पे मेरे पास अगेन एक और फायदा है कि अगर मुझे कल को अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक और ब्रांच खोलनी है, कुछ भी इस तरीके का काम करना है, तो मुझे इस चीज का फायदा है। क्या फायदा है? कि मैं जो है अपना खुद की सेविंग्स को ही दोबारा से यूज कर सकती हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये तो मेरे मेरिट्स की बात हो गई। अब डीमेरिट्स क्या है? कि अगर मैं अपना ही पैसा यूज करती हूँ, ठीक है, तो मुझे इसका नुकसान क्या है? फर्स्ट वन लिखा है अनसर्टन सोर्स। It is uncertain source of fund because it is available only when profit are high। अगर तो पैसा ज्यादा है, अगर तो प्रॉफिट हुआ, सेविंग्स होएगी। अगर प्रॉफिट नहीं होएगा तो सेविंग कहाँ से होएगी? अब ड्यू टू कोविड-19 लोगों के पास पैसा बड़ा कम है, उनको तो बड़ी मुश्किल से वैसे ही पैसा मिल रहा है या बड़ी सैलरीज उनकी कम आ रही हैं, तो कहते हैं उस केस में अगर आप लोग ये बोलो कि आप अपनी सेविंग्स कर पाओ, तो कर पाए हम सेविंग्स? नहीं, इवन अपनी सेविंग्स को यूज कर लिया हम लोगों ने। सो ये डिमेरिट है आप लोगों को कि अनसर्टन सोर्स। ऐसा नहीं कि हर महीने सेविंग होनी ही होनी है। अगर किसी महीने, किसी साल हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस केस में हमें कोई सेविंग्स नहीं होगी। नेक्स्ट बात करी है कि अगर आप लोग अपना पैसा यूज करते हो, तो ये क्या है? डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वालों को डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? सबसे पहले तो ये, तो यहाँ पे ये चीज आती है, देखो आप लोगों को पैसा मिला, आपको प्रॉफिट हुआ,
आपने सारा जो बचा प्रॉफिट था बनता किनका था वो, कि आप उनको शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे दो, क्योंकि हम डिविडेंड का यही पढ़ते हैं ना, जो पैसा बच गया वो किनको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, यही चीज पढ़ते हैं हम लोग। पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों ने क्या करा, कम पैसा डिविडेंड देके बाकी पैसा सारा सेविंग कर लिया आपने, सारा पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया। सो शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाएंगे वो, डिससेटिस्फाइड, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा उनको मिलने वाला था, पर क्योंकि आपने रिटेन्ड अर्निंग्स करी है उसकी वजह से उनको क्या मिला है, लो डिविडेंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा कौन सा है, अभी हम लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग्स ही पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट में अब क्या लिखा है इन्होंने, पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब ये है जो पब्लिक डिपॉजिट कराती है। अब पब्लिक क्या डिपॉजिट कराती है ये चीज पढ़ते हैं। द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। जो पैसा डायरेक्टली पब्लिक से लिया जाता है, उधार लेते हो या लोन की तरह लेते हो, उसको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर आप बैंक से कोई पैसा लेते हो तो वहां पे आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, आपका रेट जो है एज कम्पेयर टू अदर हाई है। अगर आप लोग पब्लिक से पैसा ले रहे, क्योंकि बैंक में तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलने हैं वो आरबीआई के चलने हैं, पर क्या यहाँ पे आरबीआई चलती है, नहीं, पब्लिक डिपॉजिट है। सो दिस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कैनॉट एक्सीड 20% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। आप लोग पब्लिक से पैसा ले सकते हो, किससे ज्यादा नहीं ले सकते, 20% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, इससे ज्यादा पब्लिक से पैसा रेज आप नहीं कर सकते। अब इसके फायदे क्या हैं, जब आप पब्लिक से पैसा लोगे तो नो चार्ज ऑन एसेट्स, अगेन आपको गिरवी रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, टैक्स सेविंग्स, टैक्स आपका बच जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज टैक्स डिडक्टेबल, हेंस देयर इज टैक्स सेविंग। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग, क्योंकि ये चीज मैंने पहले क्लियर कराई है तो मैं उस चीज के साथ लिंक कर रही हूँ, अगर आप लोग डिविडेंड देते हो तो कंपनी को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। हम कोई खर्चा करेंगे तो हमें क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है ना। यहाँ पे भी सेम है कि अगेन अगर हम लोग बाहर से पैसा लेते हैं, बाहर वालों को किसी भी तरीके का कोई खर्चा करेंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हो, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मैं बात किस चीज की कर रही हूँ, मैंने हाईलाइट करा है सिर्फ इंटरेस्ट पेड। आप जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो वो प्रॉपरली टैक्स डिडक्टेबल है, उसके ऊपर कंपनी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो कहते कितना फायदा है, अगर मैं इक्विटी से पैसा लूंगी तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड के ऊपर, अगर मैं पब्लिक से पैसा लूंगी तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो फायदा है सबसे पहला। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है सिंपल प्रोसीजर, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी। डिबेंचर जो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, ऐसे कोई भी चीज नहीं करनी पड़ती, फॉर्मेलिटीज नहीं है। कंट्रोल, पब्लिक से जब पैसा लेते हो तो उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहता। अगर इन शॉर्ट में आप लोगों को एक चीज बताऊं तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास राइट है मीटिंग अटेंड करने का। किनके पास राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। वोटिंग राइट किनके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, मतलब ना डिबेंचर वाले ऐसे हैं, ना प्रेफरेंस वाले ऐसे हैं, ना पब्लिक डिपॉजिट वाले ऐसे हैं जिनके पास वोटिंग राइट है। अब प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट मत करना, मैं दोबारा हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, प्रेफरेंस वालों के पास तभी वोटिंग राइट आएगा जब उनकी बात होगी, उनके रिलेटेड रेजोल्यूशन पास होने हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन की। फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अब यहाँ पे कहते हैं ये क्या है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। इनका जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो मीडियम टर्म नहीं है, वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म है उनका। सो यहाँ पे द कंपनी कैनॉट डिपेंड ऑन देम फॉर लॉन्ग टर्म, कि सिर्फ देखो ऐसा थोड़ी ना पब्लिक आपको पैसा देके तो भूल जाएगी 10 साल तक, नहीं। पब्लिक ने पैसा दिया है वो रिव्यू करती रहेगी, 1-2 साल तक का ही टाइम पीरियड होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लिमिटेड फंड, क्या आप लोग अनलिमिटेड पैसा ले सकते हो पब्लिक से, नहीं। हमने ऊपर ही यहाँ पे पढ़ा है
कहाँ पे गया हमारी लाइन, वहां पे ये रही। उन्होंने लिखा था कि आप ले सकते हो पैसा, लो, पर किससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन डाल दी कि आपके पास क्या है, लिमिटेड फंड है, इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा पैसा तो आप रेज कर ही नहीं सकती। एक ये भी नुकसान हो गया। ये नई कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? देखो, नई जो कंपनी है वो तो अभी बनी है, लोगों को क्या उस कंपनी के बारे में पता है, तो फिर कंपनी को वो कैसा पैसा दे देंगे। एक कंपनी बनी है, मेरे मान लो मेरे घर के आसपास कहीं बनी है, तो वो नई नई बनी है और वो लोगों से पैसे मांग रही है, तो हमें यही डर होएगा ना कि हम इनको पैसा दे दें, ये नई कंपनी है, कल कोई कंपनी भाग जाए, कंपनी ही कहीं पे चली जाए, तो हमारा पैसा कौन वापस करेगा। सो पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो न्यू कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। सो यहाँ पे जो है न्यू कंपनीज हैं, उनको जो है डिफिकल्टी होती है पब्लिक से पैसा लेने में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम लोगों को पता है किस चीज की बात कर रही हूँ मैं, कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकते हो तुम लोग, आप लोन ले सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल है, मीडियम टर्म लोन अवेलेबल है। उसके बदले में आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सारा टॉपिक हम एक बैंकिंग चैप्टर में कर चुके हैं। सिर्फ इसकी लिमिटेशंस दो मैं बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिमिटेशन में लिखा है सबसे पहले लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, बट 10 साल तक चाहिए तो आप लोगों को जो है एजुकेशन लोन भी मिल ही जाता है। हाउसिंग लोन जो है आप लोगों को 5, 6, 7, 8 जितना भी साल है मतलब मिल जाता है। सो इसको अगर वो मीडियम टर्म में ही कैटेगराइज कर रहे हैं तो इस हिसाब से इन्होंने लिख दिया कि लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट लिखा है चार्ज ऑन एसेट्स, रिक्वायर्ड सोर्स सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स बिफोर अ लोन इज सैंक्शन। तो अब यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए लोन सैंक्शन कराने से पहले। मैंने सबसे पहले बताया, आप बैंक में जाते हो, कोऑपरेटिव बैंक में अगर मैं जा रही हूँ, 5 लाख तक के लिए मैंने लोन लेना तो इजिली मिल जाएगा। उसके लिए मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न दिखानी पड़ेगी और जो अपने मेन डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे, पैसा 5 लाख तक के लिए मिल जाएगा। 5 लाख से ज्यादा 1 रुपया भी अगर मैंने लोन लेना है तो वो मेरे से क्या मांगेंगे, सिक्योरिटी। मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमारा मेन है। सो नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से, पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं ये वाली, फिर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कौन सी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एलआईसी, यूटीआई। एलआईसी की फुल फॉर्म आपको पता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटीआई की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बहुत सारी है। आप ये बोलोगे कि आप तो इनको बैंक ही बोलते रहे आज तक, आईसीआईसीआई बैंक ही बोलते हैं हम इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब से बोलना स्टार्ट हो गए। बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, तो क्योंकि हमारे लिए आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई ये जो बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये हमारे लिए बैंक है, पर यहाँ पे इसको इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेरिट लिखा है ना उन्होंने, इसलिए इस रीजन की वजह से वो क्या कहते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मेजर ये रीजन है क्योंकि देखो, बैंक का काम है आपको पैसे देना, आपसे पैसे लेके डिपॉजिट्स रखना, आपके अकाउंट खोलना, आपका पैसा ट्रांसफर करना, आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या हमने और फंक्शंस पढ़े थे, ये नॉर्मल। पर बैंक क्या आपको एडवाइस देता है, आप लोगों को ये बताता है कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, कहाँ पे ना करो? क्या बैंक आप लोगों को जो है टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल एडवाइस देता है? नहीं। ये कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मतलब पैसा तो देंगी आपको, ऐसी बात नहीं कि ये लोन नहीं देते आपको, आपके डिपॉजिट्स नहीं रखते, आपके अकाउंट नहीं खोलेंगे, करेंगे, पर इसके साथ साथ वो आप लोगों को पैसा भी देंगे, यानी कि फाइनेंशियल काम। मैनेजरियल, मैनेज कराना है, आपने कोई बिजनेस खोलना है, कोई कंपनी खोलनी है, आपको हेल्प चाहिए, वो आपको देंगे। टेक्निकल एडवाइस भी साथ में देंगे, इसलिए इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैटेगराइज किया गया है। सो ऐसी बात नहीं कि हम इनको बैंक नहीं कहते, हम बैंक भी कहते हैं, बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इनको हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से, कंपनी स्टार्ट करने में, इंडस्ट्री स्टार्ट करने में, या और तरीकों से। सो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को जितना भी चाहिए। बेसिकली 10 साल से ज्यादा तो कमर्शियल बैंक भी आपको लोन नहीं देता, इसलिए इन्होंने लिखा है कि ये आप लोगों को
लॉन्ग टर्म लोन 10 साल से ज्यादा, क्योंकि एक बिजनेस बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, लाखों करोड़ों में आपको पैसा चाहिए, तो क्या आप लोग 10 साल के बीच में रीपे कर सकते हो? नहीं, आपको टाइम चाहिए ना। सो वो फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेते हो। नेक्स्ट वन, मैनेजरियल एडवाइस। दे प्रोवाइड मैनेजरियल फाइनेंशियल टेक्निकल एडवाइस टू बिजनेस फर्म। प्लीज अंडरलाइन, they are talking about business firms, they are not talking about individuals। आप लोगों को क्यों टेक्निकल एडवाइस चाहिए भाई? किनको चाहिए? जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करनी है, इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स भी चाहिए, साथ साथ एडवाइस भी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज इजी इंस्टॉलमेंट्स। लोन कैन बी मेड इन एनी इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप लोगों ने लोन देने हैं ना, तो आप किसी भी इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ बर्डन ऑन बिजनेस। तो इसका कोई ज्यादा बर्डन बिजनेस के ऊपर नहीं होता। आप लोग इसीलिए लिखा ना लॉन्ग टर्म। आपने जो इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, आप लोग 10 साल 15 साल 20 साल तक के लिए इजीली बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी एज या बाकी फैक्टर कैसे हैं, वो बिजनेस देखेगा, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखेंगी। नेक्स्ट आता है इजी अवेलेबिलिटी। आपको इजीली ये पैसा मिल जाता है ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन पीरियड कौन सा होता है? जब प्रॉफिट्स एंड आपका प्रोडक्शन ये सब कुछ बहुत लो होता है, इवन दैट टाइम पीरियड में भी आपको यहाँ से पैसा मिल सकता है। सो नेक्स्ट वन आपका आता है लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन? यहाँ पे इन्होंने लिखा है मोर टाइम कंज्यूमिंग। क्यों टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? अब किसी कंपनी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहे हो आप लोग, ठीक है। सो वहां पे जाके आपने बोला कि आपको 20 या 10 या 15 लाख का लोन चाहिए, तो क्या वो आप लोगों को आंखें बंद करके दे देंगे? नहीं। आपने फैक्ट्री खोलनी है, किसी भी तरीके के लिए बिजनेस पर्पस के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो अपना एक रिजिड क्राइटेरिया होता है, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज है, उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद अगर उनको वो जेन्युइन लगता है कि आप सच्ची में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपको सच्ची में पैसा चाहिए, तब जाके आपका लोन सैंक्शन होएगा, अदरवाइज नहीं। अवेलेबल तो हो जाएगा, पैसा तो मिल जाएगा, पर वो पैसा देने से पहले वो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल करेंगे। रिस्ट्रिक्शन, अब इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी पैसा लेती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो यहाँ पे कहते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो डाल देती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि आप मेजर ज्यादा पैसा ले रहे हो ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वहां पे आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस कुछ फॉलो करनी पड़ सकती हैं। मतलब कुछ आपके ऊपर वो लगा देंगे कि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, या इतने टाइम पीरियड के लिए इतने से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, इतने से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं बांट सकते। तो कुछ ना कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक टॉपिक थे जो हम लोगों ने किए। इसके अलावा हमारे सिर्फ 2 टॉपिक और रहते हैं। वो है हमारे